मयंक बार में अपने दोस्त सचिन और अजय के साथ शराब पी रहा था। बार से बाहर निकलते समय सचिन ने होटल चलने को कहा तो मयंक ने कहा, मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा पी ली है और अभी इस हालत में नहीं हूँ कि कहीं जा सकूँ। सचिन और अजय ने मयंक की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर ज़बरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर सचिन और अजय ने एक कमरा ले लिया। उन दोनों ने पहले से ही फ़ोन पर इंतज़ाम कर लिया था तो होटल का एक मुलाजिम उनके कमरे में एक लड़की को लाया। सचिन ने उस मुलाजिम को पैसे दिए, वह लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। वह एक साधारण लड़की थी। लगता था कि वह पहली बार इस तरह का काम कर रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसके कपड़े भी साधारण थे और कई जगह से फटे हुए थे। मयंक उस लड़की के चेहरे को एकटक देख रहा था। उसे उसमें मासूमियत और घबराहट के मिले-जुले भाव नज़र आ रहे थे, जबकि सचिन और अजय उसको केवल हवस की नज़र से देखे जा रहे थे। तभी सचिन लड़खड़ाता हुआ उठा और उसने मयंक व अजय को बाहर जाने के लिए कहा। वे दोनों बाहर आ गए। अब कमरे में केवल वह लड़की और सचिन थे। सचिन ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। मयंक को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सचिन और अजय ने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी कि उन्हें होश ही ना था कि वो क्या कर रहे हैं। काफ़ी देर हो गई तो मयंक ने अजय को कमरे में जाकर देखने को कहा। अजय शराब के नशे में चूर था। लड़खड़ाता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाने लगा। काफ़ी देर बाद लड़की ने दरवाज़ा खोला। उस लड़की ने अजय से कहा कि उसका दोस्त सो गया है, उसे उठा लो। नशे की हालत में चूर अजय उस लड़की की बात सुनने के बजाय पकड़कर उसे अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मयंक दूर बरामदे में बैठा यह सब देख रहा था। अजय को भी कमरे में गए काफ़ी देर हो गई थी तो मयंक ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार भी उसी लड़की ने दरवाज़ा खोला। वह अब परेशान दिख रही थी। उसने मयंक की तरफ देखा और कहा, ये लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं और मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मुझे पैसे की ज़रूरत है और जल्दी घर भी जाना है। कहते हुए उस लड़की का गला बैठ सा गया। मयंक ने लड़की को अंदर चलने को कहा और थोड़ी देर में उसे उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। उसने जाते हुए देखा कि सचिन और अजय शराब में चूर बिस्तर पर पड़े थे। मयंक ने दूसरे कमरे में जाकर लड़की को बैठने को कहा। लड़की घबराते हुए बैठ गई। वह थोड़ी जल्दी में लग रही थी। मयंक ने उसे पास रखा पानी पीने को दिया, जिसे वह एक सांस में ही पी गई। पानी पीने के बाद वह लड़की खड़ी हुई और मयंक से बोली, अब जो करना है जल्दी करो, मुझे पैसे लेकर जल्दी घर पहुंचना है। मयंक को उस मासूम की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने उसे पैसे दे दिए तो उसने पैसे रख लिए और मयंक को पकड़कर बिस्तर पर ले गई और अपने कपड़े उतारने लगी। मयंक ने उसका हाथ पकड़ा और कपड़े खोलने को मना कर दिया। लड़की बोली, नहीं बाबू, खुशबू ऐसी लड़की नहीं है जो बिना काम के किसी से पैसे ले ले। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन भीख नहीं लूँगी। मयंक अब और बोल नहीं पा रहा था। तभी खुशबू ने मयंक का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मयंक कुछ नहीं कर पाया। खुशबू ने जल्दी से कपड़े उतारे और मयंक के भी कपड़े उतारने लगी। अब खुशबू मयंक के इतने नज़दीक थी कि उसके मासूम चेहरे को वह बड़े प्यार से देख रहा था। वह खुशबू की किसी बात का विरोध नहीं कर पा रहा था। उसके मासूम हाव भाव व चेहरे से मयंक की नज़र हटती। तब तक खुशबू वह सब कुछ कर चुकी थी जो पति पत्नी करते हैं। खुशबू ने जल्दी से कपड़े पहने और होटल के कमरे से बाहर निकल गई। मयंक अभी भी खुशबू के ख्यालों में खोया हुआ था। समय बीतता गया लेकिन मयंक के दिमाग से खुशबू निकल नहीं पा रही थी। एक दिन मयंक बाजार में सामान खरीद रहा था। उसने देखा कि खुशबू भी उसके पास की ही एक दुकान से सामान खरीद रही थी। मयंक उसको देखकर खुश हुआ। उसने खुशबू को आवाज़ दी तो खुशबू ने मुड़कर देखा और फिर दुकानदार से सामान लेने में जुट गई। मयंक उसके पास पहुंचा। खुशबू ने मयंक की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। खुशबू ने सामान खरीदा और दुकान से बाहर निकल गई। मयंक उससे पीछे से आवाज़ देता रहा लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद मयंक को खुशबू फिर दिखाई दी। उस दिन मयंक ने खुशबू का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से दूर खींच ले गया और उससे उसकी पिछली बार की हरकत के बारे में पूछना चाहा तो मयंक के पैरों के ज़मीन खिसक गई। उसने देखा खुशबू का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने अपनी फटी हुई चुनरी से अपना पेट छिपा रखा था जो कुछ बाहर दिख रहा था। खुशबू वहाँ से जाने के लिए मयंक से जोर आजमाइश कर रही थी। मयंक ने किसी तरह से उसे शांत किया और भीड़ से दूर एक
चाय की दुकान पर बिठाया। मयंक ने गौर से खुशबू के चेहरे की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया। सचमुच बहुत कमज़ोर थी। मयंक ने खुशबू से उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो पहले तो कुछ नहीं बोली, लेकिन मयंक ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा तो वह रोने लगी। मयंक कुछ समझ नहीं पा रहा था। खुशबू ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मेरी यह हालत उसी दिन से है जिस दिन आप और आपके दोस्त मुझे होटल में मिले थे। मयंक ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वह फिर बोली, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ। मैं उस गंदे नाले के पास वाली कच्ची झोपड़पट्टी में रहती हूँ। उस दिन पुलिस मेरे भाई को पकड़ कर ले गई थी क्योंकि वह गली में चरस गांजा बेच रहा था। उसे जमानत पर छुड़ाना था और मेरे बाप के पास पैसा नहीं था। अब मुझे ही कुछ करना था। मैंने अपने पड़ोस में सबसे पैसे मांगे लेकिन किसी ने नहीं दिया। थक हार कर बैठ गई तो मेरी एक मौसी बोली कि इस बेरहम ज़माने में कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। मौसी की यह बात मेरी समझ में आई और मैं आप और आपके दोस्तों तक पहुंच गई। खुशबू चुप हुई तो मयंक ने अपने चेहरे के दर्द को छुपाते हुए पूछा कि तुम्हारी यह हालत कैसे हुई। खुशबू ने कहा, या जानकर आप क्या करोगे, या तो मेरी किस्मत है। मयंक ने फिर जोर दिया तो खुशबू बोली, उस दिन आपके दिए गए पैसे से मैं अपने भाई को हवालात से छुड़ा लाई। तो भाई ने पूछा कि पैसे कहाँ से आए। मैंने झूठ बोल दिया कि किसी से उधार लिए हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर बोली, सबने पैसा देखा लेकिन मैंने जो जिस्म बेचकर एक जान को अपने शरीर में आने दिया तो उससे सब नाजायज़ कहने लगे। जिस भाई को मैंने बचाया था वह मुझे धंधे वाली कहने लगा, मुझे मारने लगा। वह मुझे रोज़ ही मारता। यह सुनकर मयंक के कलेजे का खून सूख गया। इस सब के लिए खुद को ही कसूरवार मानने लगा। उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। खुशबू ने यह देखा तो वह बोली, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर मैं उस रात आपको जिस्म नहीं बेचती तो किसी और को बेचती, लेकिन उस दिन के बाद मैंने अपना जिस्म किसी को नहीं बेचा। या कहते हुए वह चुप हुई और कुछ सोच कर बोली, उस रात आपके अच्छे बर्ताव को देखकर मैंने फैसला किया था कि मैं आपकी इस प्यार की निशानी को दुनिया में लाऊंगी और उसी के सहारे ज़िंदगी गुजार दूंगी, क्योंकि हम जैसी गरीब लड़कियों को कहाँ कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। इतना कहकर खुशबू का गला भर आया। वह आगे बोली, यह आपकी निशानी है और मैं इसे इस दुनिया में लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। इतना कहकर वह तेजी से उठी और अपने घर की तरफ चल दी। यह सुनकर मयंक जैसे जम गया था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया। उसने फैसला किया कि कल वह खुशबू के घर जाकर उससे शादी की बात करेगा। वह रात मयंक को लंबी लग रही थी। सुबह मयंक जल्दी उठा और बदहवास सा खुशबू के घर की तरफ चल दिया। वह उसके मोहल्ले के पास पहुंचा तो एक जगह बहुत भीड़ जमा थी। वह किसी अनहोनी के डर को दिल में लिए भीड़ को चीर कर पहुंचा तो उसने जो देखा तो जैसे उसका दिल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। खुशबू ज़मीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी और उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी। मयंक ने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ है, तो किसी ने बताया कि खुशबू के भाई ने उसे चाकू से मार दिया है, क्योंकि सब खुशबू के पेट में पल रहे बच्चे की वजह से उसे बेइज्जत करते थे। मयंक पीछे हटने लगा। अब उसे लगने लगा कि वह गिर जाएगा। तभी पुलिस का सायरन बजने लगा तो भीड़ छटने लगी। मयंक पीछे हटते हुए खुशबू को देख रहा था। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और शायद वह अपने प्यार को मरते हुए भी बचाना चाहती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उन खुली आंखों से मयंक को कहना चाहती हो, यह तुम्हारे प्यार की निशानी है, पर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मयंक पीछे मुड़ा और अपने घर पहुंचकर रोने लगा। वह अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वह कल ही उससे शादी की बात कर लेता तो शायद खुशबू जिंदा होती। बारिश होने लगी थी। बादल जोर से गरज रहे थे, मानो वो भी खुशबू के प्यार के लिए रो पड़े थे।